अब हम लोग चलेंगे कृति 2 पर। कृति 2 है, यहां से देखते हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में आपके कृति 2 है। ऊपर दिए गए युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से हल करो, आलेख द्वारा प्राप्त हल की जांच करो। इसने क्या बोला कि यही जो समीकरण हमने आलेख पद्धति से हल किया है, इसी को हमें निरसन पद्धति से हल करना है। निरसन पद्धति का मतलब क्या हुआ कि जो आप 2 विधियां 9th में पढ़े हैं और यहाँ 10th में भी आपने 1.1 में पढ़ा है, एक गुणांक समान करने की विधि, एक मान रखने की विधि। उसका पूरा नाम है गुणांक समान करने की निरसन पद्धति, मान रखने की निरसन पद्धति। दोनों में निरसन है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको उसको गुणांक समान करने की विधि बोलता था, उसको मान रखने की विधि। पर पूरा नाम क्या है? गुणांक समान करने की निरसन पद्धति, मान रखने की निरसन पद्धति। तो आप उन दोनों पद्धतियों में से कोई भी एक पद्धति से इसको हल करो, हल करके XY का मान निकालो। तो इधर देखिए मैंने हल किया है, यही दोनों समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरा 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसको हमने गुणांक समान करने की निरसन पद्धति से हल किया। तो क्या करेंगे, इधर 3y है, इसको 3y बनाना रहेगा, तो 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो ये समीकरण 1 के प्रत्येक पद में 3 से गुणा करेंगे, x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, y में 3 से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3x 3y 3 1 के 3। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में a भी 3y है, a भी 3y है, पर दोनों के सामने समान चिन्ह है, तो ये कटेगा नहीं, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत है। और जब 3 चिन्ह बदलने की जरूरत है तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर। तो लिख दिया समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, समीकरण 2 लिख दिया, उसके नीचे समीकरण 3, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया ब्रैकेट में, ये बता रहा है कि हम घटा रहे हैं। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस है। अब जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसका चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो 3x के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3y के सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 3y है, ये 3y के सामने अभी प्लस हो गया, ये 3y के सामने माइनस है, 3y के सामने अभी बदल के प्लस हो गया, तो चिन्ह अलग हो गया तो कट गया। ये 5x के सामने प्लस है, 3x के सामने माइनस, तो घटाएंगे, 5x में 3x जाएगा तो 2x, बड़ी संख्या के सामने प्लस। ये देखो 1 के सामने प्लस और 3 के सामने माइनस हो गया, तो प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस है तो माइनस। 2 का गुणा 2 का उधर जाके भाग देंगे, तो x उधर 2 बटे में चला जाएगा, और पहाड़ा पड़ेंगे 2 1 के 2, तो x का मान कितना आएगा, माइनस 2 1 के बोल रहे हो 1, तो काटेंगे 1 आएगा, तो माइनस लगा ही हुआ, और 2 1 के 2 1, तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x का मान -1 है तो -1 रख दिया। ये -1 बराबर उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर -y बचेगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो इधर y बचेगा, माइनस उधर जाके 2 को -2 बना देगा। इस तरीके से हमने इसको हल किया तो हमें x का मान -1 आया और y का -2 आया। जब हमने इसको आलेख विधि से हल किया था तो भी हमें यही आंसर आया था। देखिए x का मान -1, y का -2। तो यहाँ पे देखिए हमने आलेख विधि से हल किया तो भी वही मान आया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2, और जब हमने गुणांक समान करने की निरसन पद्धति से किया तो भी वही आंसर आया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2। तो इसने क्वेश्चन यहाँ पे बोला कृति 2 में कि ऊपर दिए गए युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से हल कर आलेख द्वारा प्राप्त हल की जांच कीजिए। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ हम बताएंगे उत्तर में कि दोनों विधियों से जो प्राप्त हल है वह समान है, अर्थात x बराबर -1 और y बराबर -2। तो आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं कि आलेख विधि और गुणांक समान करने की निरसन पद्धति, इन दोनों विधियों से हल करने पर x और y के मान समान प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, थोड़ा सोचे में क्या है कि ये समीकरण जो ऊपर दिया था ना, ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, उससे ऐसा टेबल ना बना के, इसमें देखिए जो भी टेबल में संख्याएं हैं सब पूर्णांक संख्याएं हैं,
पूर्णांक। पर यहाँ पे देखिए इन्होंने ऐसे मान ले लिए हैं एक्स वाई के कि इसमें एक मान तो पूर्णांक है, दूसरा बट्टे में है। देखिए एक पूर्णांक है, दूसरा बट्टे में है, एक पूर्णांक है, दूसरा बट्टे में है, एक पूर्णांक है तो दूसरा बट्टे में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्या बिंदु प्रस्थापित करने के लिए निर्देशांक सुविधाजनक है। तो आप अगर ऐसे बिंदुओं को प्रस्थापित करने जाते हो तो आपके लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि सुविधाजनक बिंदु वो होते हैं जब वो हमारा पूर्णांक के रूप में हो। अगर पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा, बटे के रूप में आ रहा है तो भी चलेगा, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। जैसे 1/3 है तो 1 में 3 का भाग देंगे, तो ये दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 तिया 9, तो 0.3। अभी देखो आगे ये भाग चलता जाएगा 3 3 3 3, तो ये कटता नहीं है, इसलिए लगभग मान होता है। आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको 0.3 लेना पड़ेगा। तो आपको ग्राफ पे 0.3 प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो पॉइंट से हमें बचना है। जैसे 1/5 है, 1 में 5 का भाग दोगे 0.2 आएगा, 4 में 3 का भाग दोगे 1.3 आएगा, 11 में 3 का भाग दोगे तो माइनस लगा हुआ है, और 11 में 3 का भाग देंगे तो 3.6 आएगा। तो इस तरीके से ये दशमलव से हमें बचना है। अगर हम नहीं बच सकते हैं तो ठीक है, लगाएंगे उसमें, लेकिन बेस्ट तरीका है कि अगर आप ऐसे मान लीजिए x और y के ऐसे मान लीजिए कि ये संख्याएं, तो देखिए यही समीकरण के लिए हमने यहाँ पे मान लिया तो ये पूर्णांक में आ रहा है, और इसमें जब लिया तो बटे में मान आ रहा है, तो ये मान हमारे लिए सही नहीं है जो बटे में आए। हमारे लिए सबसे सुविधाजनक मान कौन सा है, जो हमारा पूर्णांक के रूप में आए। तो क्वेश्चन पूछा है क्या बिंदु प्रस्थापित करने के लिए निर्देशांक सुविधाजनक हैं, तो आपको बताना है बिंदु प्रस्थापित करने के लिए ये निर्देशांक सुविधाजनक नहीं है। तो निर्देशांक ज्ञात करने में कौन सी सावधानी बरतनी होगी जिससे बिंदु प्रस्थापित करना सरल होगा। यहाँ मैंने बता दिया, यदि x तथा यहाँ यदि x या y का मान भिन्न के रूप में होगा तो बिंदु स्थापित करना कठिन होगा। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि बिंदु स्थापित करने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि x तथा y का मान भिन्न के रूप में न आए तो अच्छा होगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, x + 2y = 4, 3x + 6y = 12, और इन समीकरणों से हमें आलेख बनाना है। इसमें इसने क्या किया है, उदाहरण में 3 ही बिंदु लिए हैं। देखिए पहला समीकरण लिखा x + 2y = 4, उसके लिए केवल 3 बिंदु लिया, और दूसरा 3x + 6y = 12, उसके लिए भी 3 ही बिंदु लिया। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप हमेशा कितने बिंदु लेंगे, 4 मान हमेशा लेंगे, 4 बिंदु हमेशा प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब इसमें 3 किया है तो हम 3 से ही करेंगे। तो क्या किया, इस समीकरण में x का मान खुद से लेके y का मान निकालना है। ऐसे इस समीकरण में भी x का मान खुद से लेके y का मान निकाला। यहाँ देखिए इसने दशमलव में भी निकाला है, लेकिन दशमलव में भी ध्यान रखिए कि अगर वो कट जाता है पूरा पूरा तो चलेगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे मैंने भाग दिया था 10 में 3 का, तो ये भाग जाता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप 5 में 2 का भाग दें तो 2 दूना 4, 1.225 10, ये देखिए यहाँ कट गया। तो जब ये कट गया तो दशमलव मान चलेगा, लेकिन जब यहाँ पे कट नहीं रहा, आगे आगे ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है भाग, तो फिर यह हमारा सही नहीं माना जाता। अब यहाँ पे देखिए तो हमने ये टेबल बना लिया है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि x के मान खुद से लेकर y के मान हमने वहां पे निकाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो x जो समीकरण है x + 2y = 4, x + 2y = 4, उसको आपको लिखना है, और लिख करके आपको x के मान ज्ञात करने हैं। x के मान लेकर के y के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जैसे ये देखिए x + 2y = 4 है, यहाँ पे x का मान -2 लेके y का 3 निकालना है। जैसे अभी मैं निकाल के दिखाया था, ऐसे x का मान 0 लेके y का 2 निकालना है, x का 2 लेके y का मान 1 निकालना है। ऐसे यहाँ पे x का मान -4 लिया है। अब ये फिर से याद रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि आप ये मान अपने मन से लीजिए, कुछ भी कोई भी मान आप ले सकते हैं, लेकिन जब ये x का मान लेके y का मान समीकरण में रख के निकालिए तो इस बात का ध्यान रखिए
कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या न आए, 8 या 8 से छोटी संख्या आए तो बेटर है, साथ ही साथ दशमलव में न आए तो अच्छा है। ये देखिए x का मान लिया, y का निकाला, x का 1 लिया तो y का 1.5 निकाला, x का 8 लिया तो y का -2 निकाला। इस तरीके से हमें 3 बिंदु पहले समीकरण के लिए प्राप्त हुए, 3 बिंदु दूसरे समीकरण के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां से देखिए इसने क्या किया है, ये हमारा -2 3 है, तो -2 3 बिंदु कहाँ आएगा, x पे -2 y पे 3, तो x पे -2 के सामने गया, y पे -3 के सामने, ये बिंदु हो गया -2 3। दूसरा बिंदु है 0 2, मतलब y x पे 2, ये y x पे 2 ले लिया, ये 0 2 हो गया। अगला है 2 1, x पे 2 y पे 1, x पे 2 के सामने गए, y पे 1 के सामने, ये 2 1 हो गया। अब ये जो 3 बिंदु हमने प्रस्थापित किए -2 3, 0 2 और 2 1, इससे जाने वाली रेखा खींच दिया और इसके ऊपर लिख दिया x + 2y = 4, क्योंकि हमारा पहला समीकरण x + 2y = 4। फिर हमने दूसरा टेबल लिया, दूसरे टेबल से बिंदु प्रस्थापित किया, -4 4, x पे -4, y पे 4, ये -4 4 बिंदु प्रस्थापित कर दिया। दूसरा 1 1.5, x पे 1 के सामने गए और y पे 1.5, 1.5 देख लीजिए कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, तो 1 और 2 के ठीक बीच में 1.5, ये 1.5 के सामने गया, x पे 1 के सामने, y पे 1.5 के सामने, ये हो गया 1, 1.5। 8, -2, तो x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे -2 के सामने, इधर x अक्ष पे 8 के सामने, y अक्ष पे -2 के सामने, तो ये हो गया 8, -2। अब हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए, -4 4, 1, 1.5 और 8, -2। इन तीनों बिंदुओं से जाने वाली हमने रेखा खींच ली। अब हमने देखा कि जब हमने ये पहली वाली रेखा खींची थी और जब ये वाली रेखा खींची, तो पहले वाली जो रेखा थी ना, उसी के ऊपर दूसरी वाली रेखा आ गई। तो फिर जब पहली वाली रेखा खींचा था, उसी के ऊपर दूसरी आ गई, तो फिर हल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है उसने, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त 2 समीकरणों के आलेख एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो ऊपर जो 2 समीकरण है उनके आलेख पूछ रहा है कि एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो आपको बताना है उत्तर में एक ही है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही लाइन आ रही है। समीकरण यहाँ अलग अलग दिख रहा है, लेकिन लाइन दोनों के लिए एक ही आ रही है। दूसरा है x + 2y = 4 और 3x + 6y = 12, इन युगपत समीकरणों के हल कौन से हैं और कितने हल हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों रेखाएं, ये देखिए दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, तो कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, अनंत बिंदु पर एक दूसरे को, क्योंकि इस रेखा पे कितने बिंदु हैं, इस रेखा पर अनंत बिंदु है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तर में बताना है इन युगपत समीकरणों के हल अनंत हैं या असंख्य हैं। उपयुक्त समीकरणों में x का गुणांक और y का गुणांक अचर पदों में कौन सा संबंध है। अब हमें बताना है x के गुणांक y के गुणांक में यहाँ पे कौन सा संबंध आ रहा है, वो हमें पता करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा है, इसमें संबंध हमें पता करना है, x के गुणांक और y के गुणांक में क्या संबंध है हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x के गुणांक और y के गुणांक में संबंध स्थापित करेंगे। तो जैसे देखिए ये पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान मिलेगा, दूसरे से a2 b2 c2 का। यहाँ a1 का मान 1, b1 का 2, c1 का 4, a1 1 b1 2 c1 4। यहाँ a2 3 b2 6 c2 12, a2 3 b2 6 c2 12। अब हम क्या करेंगे, इधर से इसका मान निकालेंगे a1/a2 का। पहले a1/a2 का मान निकाला तो 1/3, a1 का मान 1 हो गया, a2 का 3। फिर b1/b2 निकालेंगे तो b1 देखिए b1/b2, b1 का मान 2 है और b2 का मान 6 है। इसको काटेंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, 1/3 आया। फिर c1/c2 निकाला, ये देखिए c1/c2, c1 का मान 4 और c2 का मान 12। इसको भी काटेंगे, 4 1 के 4, 4 3 12, तो 1/3 आ गया।
तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान भी 1/3 आया, b1/b2 का मान भी 1/3 आया, c1/c2 का मान भी 1/3 आया। इससे पता चल गया कि तीनों मान आपस में समान है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए तीनों के मान समान आ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे ये अगर ऐसा आता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान हमेशा बराबर आए तो एक रेखा खींचेंगे तो दूसरी रेखा उसी के ऊपर आएगी। तो यहाँ देखिए उपयुक्त दोनों समीकरणों में x का गुणांक और y का गुणांक और अचर पदों में कौन सा संबंध होता है, तो संबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि दो रेखीय समीकरण दिए गए, उन समीकरणों का आलेख एक रेखा है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो आपको बताने कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा रहता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आएंगी। वैसे एक सिंपल सा तरीका और मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे पता चलेगा। रेखा देख के ही पता चल जाएगा कि वह एक के ऊपर एक आएगी, कैसे पता चलेगा। तो इधर देखिए बहुत आसान तरीका है। ये जो पहला समीकरण है ना, पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। आप दूसरे समीकरण को देखेंगे ना कोई संख्या से विभाजित होगी। जैसे देखिए 3 से कट रहा है तो आप 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देने पर इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी, तो 3x में भी 3 का भाग, 6y में भी 3 का भाग, 12 में भी 3 का भाग। इधर 3 कटेगा, x बचेगा, इधर 3 दूना 6 2y, इधर 3 चौक 12 4। अब देखिए जरा समीकरण 2 क्या हो गया। जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 है। मतलब अगर समीकरण 1 और 2 में से कोई एक समीकरण ऐसा होगा जिसमें किसी एक संख्या से अगर आप भाग देंगे, जैसे देखिए मैंने समीकरण 2 में 3 से भाग देंगे तो वही समीकरण प्राप्त हो जाता है पहला वाला। दोनों समीकरण सेम दिख रहे हैं ना। इससे पता चल जाता है कि ये अगर इन दोनों रेखाओं से हम इन दोनों समीकरणों से रेखा खींचेंगे तो वो पक्का एक के ऊपर एक आएगी। और बाकी तो दूसरा तरीका ये है ही जो आपको बताया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इससे भी आप फट से कर सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप a1/a2 का मान निकालिए, b1/b2 का, c1/c2 का। अगर तीनों मान समान आ गए तो समझ जाइए कि एक रेखा खींचेंगे तो दूसरी रेखा जब खींचेंगे तो वह उसी के ऊपर आएगी।